गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th विषय सामाजिक लोकतंत्र पार्ट 2 संघवाद, जिसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ लिया कि संघवाद क्या है। जिस प्रकार आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है, शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का ऊर्ध्वाकार विभाजन है। ऊर्ध्वाकार यानी ऊपर की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। जिस प्रकार आपको पता है कि बेल्जियम सरकार ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया था, क्योंकि बेल्जियम में क्या है कि जातीय बनावट, ये भाषाई बनावट थी, तो उन्होंने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया। जो केंद्र, जो संघ हो गया, फिर राज्य, और फिर उन्होंने विकेंद्रीकरण किया, जिससे सामुदायिक सरकार भी सामने आई। और श्रीलंका में भी व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन प्रणाली ही है। तो अब देखिए संघवाद क्या है। तो संघीय शासन व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य बढ़ जाती है, और एकात्मक शासन में शासन का एक ही स्तर होता है। क्या कहा मैंने कि एकात्मक शासन में, शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, और शेष इकाइयाँ जो उसके नियंत्रण में होती है वो एकात्मक शासन होता है। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, बल्कि दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रमुख उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना व उसे बढ़ावा देना, तथा क्षेत्रीय विविधताओं का पूर्ण सम्मान करना। उसके बाद आपसी भरोसा, साथ रहने की सहमति, आदर्श संघीय व्यवस्था के भी दो पक्ष हैं। उसी प्रकार शासन व्यवस्था के दो तरीकों से भी गठित की जा सकती है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित की जा सकती है, जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। उसी प्रकार बड़े देशों के द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में भी रखते हुए राज्यों का गठन किया जा सकता है। इस प्रकार भारत, बेल्जियम, स्पेन, इस प्रकार के देश थे, है ना। तो फिर उसमें देखा गया कि संघीय शासन व्यवस्था जो है वो दो स्तरों पर सरकारें होती है, और वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र कार्य करती है, जबकि एकात्मक शासन एक ही स्तर पर होती है और राज्य सरकार उसके अधीन कार्य करती है। संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकारों को शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं, और संघ और राज्य के बीच में विषयों का विभाजन हो जाता है। जबकि एकात्मक शासन में राज्य सरकारों की अपनी शक्तियाँ केंद्र सरकार से ही प्राप्त होती हैं, और विषयों का विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कई ऐसे जटिल विषय होते हैं जिसमें कि संघ और एकात्मक शासन अपने 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 तरीके से कार्य करते हैं। आज हम देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार है। अभी संघीय का अर्थ ही क्या होता है कि इसमें दो सरकारें कार्य करती है, कि केंद्र और राज्य, ठीक है ना। केंद्र राज्य को अपनी शक्तियों का प्रावधान की व्यवस्था करता है, और ये अपने द्वारा कार्य करता है और केंद्र अपने द्वारा कार्य करता है। उसके बाद में विकेंद्रीकरण होता है, तो इसमें एक सामुदायिक सरकार भी साथ में
हो जाती है, जिसमें नगर पालिकाएँ, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत वगैरह वगैरह, ये जितने भी छोटे छोटे हैं वो साथ में आ जाते हैं। और उसके बाद इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वो विषय बांट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार संघीय व्यवस्था कार्य करती है। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। क्या किया? भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था, कितनी स्तरीय? दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। एक है संघ सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, एवं राज्य सरकारें। तत्पश्चात उसके पश्चात नगर पालिकाओं और पंचायतों के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। तीसरा स्तर जोड़ा गया, जिससे अपन क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सामाजिक को इसी प्रकार रट्टा मार नहीं पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, तो आपको हर स्टेप बाय स्टेप से वो याद हो जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य, क्या कहा? भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य यानी के बीच में कानूनी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। देखो, संघीय व्यवस्था में क्या किया गया कि वो उसको 2 स्तर में बांटा गया, 2 स्तर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर उसके बाद में राज्य सरकारों के बाद में नगर पालिकाओं और पंचायतों के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, वो था सामुदायिक सरकार। उसके बाद है कानून, ठीक है ना। कानून अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया। वो कौन से थे? संघ सूची, क्या नाम है? संघ सूची, जो केंद्रीय सरकार के विषय होते हैं। राज्य सूची, जो कि स्टेट होते हैं। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र प्लस राज्य, ये इसके जो विषय होते हैं वो दोनों में काम आते हैं। जैसे अपन लेते हैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा, वो दोनों में काम हो रहा है ना। तो देखिए, संघ सूची सबसे पहला है संघ सूची। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, देश की रक्षा के प्रति, विदेशी मामले, इंटरनेशनल जितने भी जो मामले होते हैं वो केंद्र सरकार का विषय है, इसमें राज्य सरकार भाग नहीं लेती है। बैंकिंग, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, आपने कई बार पढ़ा है, सुना भी है। बैंकिंग जो है वो केंद्र सरकार। संचार, जितने भी संचार व्यवस्था हैं, मीडिया वगैरह, ये सभी संघ सूची का विषय है। और मुद्रा, करेंसी, ये भी संघ सूची का विषय है। जैसे राष्ट्रीय महत्वों के जो विषय है वो संघ सूची में आते हैं, ध्यान दे देना। कौन से हो गए? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं संघ सूची में, ठीक है। अब आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में देखिए, राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई और एग्रीकल्चर यानी कृषि,
जैसे प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के विषय हैं। कौन कौन से हैं राज्य सूची में? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई और कृषि। जैसे प्रांतीय और स्थानीय लोकेलिटी जितने भी जो होती है उस विषय के बारे में राज्य सूची। फिर देखिए समवर्ती सूची। मैंने कहा ना समवर्ती में केंद्र प्लस राज्य सूची के विषय, इसके जो विषय हैं वो दोनों में कार्य करते हैं। केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, लेकिन टकराव की स्थिति में ध्यान देना इसमें भी, अगर कोई भी मामला ऐसा उलझ जाए, टकराव का पक्ष विपक्ष का मामला आ जाए, तो केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान रखना इसमें वेटेज जो है, जो महत्व है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। शिक्षा, जैसे अभी पूरे देश में शिक्षा एक ही चल रही है और शिक्षा जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो सभी एक ही चल रहा है। उसमें कुछ एक टॉपिक जो अलग अलग हो सकते हैं। और वन, जंगल, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय वो समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार शेष बचे, अब इसके बाद भी जो बचे हुए विषय हैं, जैसे केंद्र बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जितने भी जो संविधान के अनुसार बचे हुए जो विषय हैं, विषय जो बचे हुए बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार में ही आएंगे। ठीक है ना, वो केंद्र सरकार जो शेष बचे विषय वो केंद्र सरकार के विषय, केंद्र सरकार जो हमारे संविधान के अनुसार शेष बचे विषय केंद्र सरकार के अधीन ही आएंगे। ठीक है ना। भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, क्योंकि ये जो है वो पूर्वी भारत के राज्य हैं ये, और इसमें समान संस्कृति, समान कल्चर जो है। अब असम की राजधानी है दिसपुर, ध्यान देना, असम की राजधानी है दिसपुर। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है, तो ये जो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम है, ये जो है इनमें क्या है कि इक्वलिटी है। ये और भी है, जो 7 राज्य जो है ये पूर्वी भारत के 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें जो है वो जो इनका रहन सहन है, कल्चर है,
वो सभी यहाँ पे इक्वल ही माना जाता है। क्या माना जाता है? इक्वलिटी ही मानी जाती है। ठीक है ना? तो अब इसमें आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 371 के तहत उनकी जो शक्तियां हैं, वो स्वदेशी लोगों, संस्कृति, रोजगार, भूमि इत्यादि संबंधी इनको शक्तियां प्राप्त है। ठीक है ना? इनके सभी के समान है। अब देखिए आगे, चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे इलाके केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। इन्हें राज्यों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। अब देखिए भाषाई नीति। भाषाई नीति में आप देखिए कि किस प्रकार भाषाई नीति में कार्य हो रहा है। कई बार भाषाई नीति में कई जटिल बातें ही आ गई थी। ठीक है ना? भारतीय संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया। कौन सी भाषा? राजभाषा माना गया। यह लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है, मदर टंग है। केंद्र राज्य संबंध 1990 के बाद, कब? 1990 के बाद देश के बहुत से राज्यों में क्षेत्रीय दल, ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1990 के बाद देश के बहुत से राज्यों में क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए तथा केंद्र में गठबंधन, मिली-जुली सरकार, मतलब एक तो जो मेन दल होते हैं वो पूरी तरह से बहुमत में नहीं आते हैं, तो दूसरे जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल है वो उनके साथ मिल जाते हैं और गठबंधन की सरकार बन जाती है। बशर्त वो भी क्या करते हैं कि अपने मंत्रियों के पदों की शर्त रखते हैं और किसी न किसी शर्त के साथ वो गठबंधन में जुड़ जाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट कब लागू की गई? 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। जब केंद्र एवं राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को प्रदान की जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मान लो प्रश्न आ जाए कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो विकेंद्रीकरण प्यारे बच्चों, केंद्र व राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को प्रदान की जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि सरकारें बट जाती है। ये 3 प्रकार की होगी, केंद्र, राज्य और सामुदायिक। ठीक है ना?
स्वशासन, स्वशासन ही अपना शासन, स्वयं का शासन। स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है स्थानीय सरकारों की स्थापना। कि स्थानीय सरकारों की स्थापना कर दी जाती है तो वहाँ के कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जो लोकेलिटी है उसी के अनुसार वहाँ सरकारें बनाई जाती है। स्टेप बाय स्टेप वहाँ सरकारें बना दी जाती है। भारत में विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण यानी कि सभी को अपने अपने स्तर की शक्तियाँ बांट देना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। याद रखना है, जब संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली व प्रभावी बनाया गया। क्या कहा? जो तीसरा स्तर है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली व प्रभावी बनाया गया। स्थानीय शासन व्यवस्था जो गांव के स्तर पर मौजूद रहती है को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, भारत में जो विकेंद्रीकरण हुआ उसमें स्थानीय सरकारों को बहुत ज़्यादा मान्यता प्रदान की गई, जो कि केंद्र और राज्य सरकारें उसमें अपनी शक्तियां बांट देती है। ठीक है ना। तब देखिए आगे एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने जो आ रहा है वो है भारत की भाषाई नीति। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, जिसे 40% लोग मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। भाषा नीति के अंतर्गत संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया और इसमें इन्हें संविधान की इम्पोर्टेंट बात है, इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया। अनुसूची कौन सी होगी? 8वीं अनुसूची। कितनी भाषाएं संविधान में? 22 भाषाएं जो अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया और ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है ना। केंद्र सरकार के किसी, ध्यान देना, केंद्र सरकार के किसी उम्मीदवार पद का उम्मीदवार संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। 8वीं अनुसूची में जो जितनी ही 22 भाषाएं हैं उसमें केंद्र सरकार के किसी उम्मीदवार पद का उम्मीदवार किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते है कि उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। जब वो फॉर्म सबमिट करे, फॉर्म भरे, उसमें जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा को एक विकल्प के रूप में भरे तो वो परीक्षा दे सकता है। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अधिकांश कार्य राजभाषा में ही होता है। अब देखिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ। अब लाभ क्या है, वो फायदे क्या क्या होने जा रहे हैं वो। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है, क्योंकि अकेला केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकता, बाकी जो जितनी भी शक्तियाँ वो उसके अंडर में रहती है। तो कौन किसको कहे, कब किसकी बात सुनी जाए,
तो इसलिए उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांट दी गई, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्थानीय सरकार को वो शक्तियाँ दे दी गई और वो अपने अपने हिसाब से कार्य करने लगे। तो लोकतंत्र में लोगों को विश्वास होने लगा कि हमारी जो बातें हैं सुन पाएंगे और कार्य भी समय पे हो पाएगा। तो इसकी जड़ें और मजबूत हुई, लोगों को लोकतंत्र में विश्वास होने लगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनमें भाग लेने लगे। अनुसूचित, अब देखिए इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए स्थानीय निकायों में जैसे चुनाव वगैरह होते हैं, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए स्थानीय निकायों में सदस्य पदाधिकारी पदों के आरक्षण से वंचित लोगों को राजनीतिक, ये ध्यान देना, वंचित लोगों को जो इनका लाभ नहीं ले पाते थे, दूसरे लोग ही लाभ ले पाते थे, वो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने लगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आरक्षण की बातें करते रहते हैं, लेकिन जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसी नियम के अकॉर्डिंग कार्य होता है। जो ये वंचित लोग हैं वो इनको इनका लाभ नहीं मिल पाता है, वो पीछे ही रह जाते हैं, एक हाशिए में चले जाते हैं। जो हाशिए में चले जाते हैं उनको पता ही नहीं रहता है, और नहीं तो उनका सदस्य आगे जाता है, नहीं उनको कोई पद का अधिकारी बनाया जाता है, और जिनको इनकी जानकारी है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार लोगों के मन में ही जो बातें रह जाती है, तो सरकार ने एक रास्ता निकाला कि जो लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो उन लोगों को आरक्षण देकर के राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करवाते हैं, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी यानी कि SC, ST और OBC, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये वंचित लोग जो है उनको लाभ दिया जा रहा है। 1947 के 3 राज्यों के नाम जो बदले गए, वो पहला था राजस्थान, इसका नाम था पहले राजपूताना, तो नाम बदल गया राजस्थान। उसी प्रकार उत्तरी पूर्वी प्रांत भाग, पहले ये नाम था, अब हो गया पंजाब, यानी कि पंजाब का नाम पहले क्या था, उत्तरी पूर्वी प्रांत का भाग था, अब हो गया पंजाब। उसी प्रकार मध्य प्रदेश को पहले क्या कहते थे, केंद्रीय प्रांत कहा जाता था, और अब हो गया इसका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 3 राज्यों के नाम बदले गए 1947 के बाद। राजस्थान को पहले राजपूताना बोलते थे, पंजाब को उत्तरी पूर्वी प्रांत बोलते थे, और मध्य प्रदेश को केंद्रीय प्रांत कहा जाता था। अब देखिए, हिंदी व अंग्रेजी भाषा को भारत सरकार ने अपने संविधान में आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई है, किंतु सरकार उन राज्यों को जो हिंदी भाषाएं नहीं बोलते हैं, उन्हें बोलने के लिए मजबूर भी वो नहीं करती है। उन लोगों को अपनी आधिकारिक भाषा चयन करने का अधिकार प्राप्त है। सभी लोग एक दूसरे की भाषा तथा संस्कृति का सम्मान भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ढंग से वीडियो को सुनना है, समझना है और ढंग से कार्य करना है। वीडियो को अच्छी तरह से सुने। देखो, राजनीति जो है वो एक समझने का विषय है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो कई बार समझदारी का कार्य नहीं करके जोश से काम ले लेती है, उनका ऐसा। हमें हमेशा ही किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, को राजनीति हो, चुनाव हो, या केंद्र हो, या राज्य हो, या स्थानीय सरकारें हों, उसमें हमेशा ही समझ से काम लेना चाहिए। किसी के बहकाव में आना, इस प्रकार का कार्य करना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना जो एक वोट होता है वो बड़ा ही कीमती होता है। भाषाओं
में भी हमें इन मुद्दों को समझना है, राज्यों के मुद्दों को भी समझना है, संघीय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्थाओं को भी समझना है। थैंक यू।